हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 9 का जो अध्याय है गति यानी कि मोशन, इसके एनसीईआरटी में जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं इनको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास हमें बताया गया है 200 मीटर पर कोई चक्कर लगाता है और वो चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। ठीक, यानी 40 सेकंड में वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। हमसे बोला गया 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो देखो यार, अगर मान लेते हैं कि ये वो वृत्तीय पथ है तो ये हो गया इसका व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है, देखो ये है त्रिज्या आर और ये है त्रिज्या आर। व्यास इस पूरे को बोलते हैं, यानी कि जो पूरा व्यास होता है वो आर प्लस आर यानी कि 2r के बराबर होता है। तो जो व्यास है यानी कि त्रिज्या का डबल यानी कि 2r, वो हमें 200 बताया गया है। तो पहले तो त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या हो जाएगी 100, क्योंकि ये पूरा अगर 200 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 100 मीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो इस पे वो चक्कर लगा रहा है उसकी चाल कितनी है। तो चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे में समय, है ना। मतलब इस समय में जो दूरी है वो आप ऊपर लिखोगे। तो यहाँ पे एक बात बताओ, 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगाता है, तो मतलब अगर मैं टाइम को 40 सेकंड रखूँगा तो दूरी होगी एक चक्कर में कितनी दूरी है। और हमें पता है कि वृत्तीय पथ है तो एक चक्कर में जो दूरी होगी वो इसका परिधि होगा। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2πr और जो समय लिया गया है वो है 40 सेकंड। तो यहाँ पे रेडियस मीटर में है इसलिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये, क्योंकि टाइम सेकंड में है। ठीक है, तो 2πr डिवाइड बाई 40 मीटर पर सेकंड हो गया। अब हम चाल क्यों निकाल रहे हैं मैं भी आपको बताता हूँ, पहले चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यह देखो यहाँ पर जो यहाँ पे 2 है इसकी जगह 2 रहा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, नीचे 40 था वो लिख दिया। आर की जो वैल्यू है वो है 100। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 110/7। कैसे आएगा देखो, एक शून्य से एक शून्य काट दो। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो जाएगा 11, 11 गुणा में 10 हो गया 110 और जो नीचे 7 था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 110/7 मीटर पर सेकंड इतना हो गया। तो अब बात करते हैं कि अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड तक चलता रहे तो कितनी दूरी तय करेगा, है ना। 2 मिनट 20 सेकंड तक वो चलता रहता है, जैसे पता है एक से ज़्यादा चक्कर लगाएगा, क्योंकि एक चक्कर तो 40 सेकंड में ही हो जाता है। तो कुल दूरी कैसे निकालोगे, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा में समय, लेकिन कुल दूरी निकाल रहे तो यहाँ पे अब कुल समय आएगा। ठीक है ना, तो कुल समय कितना है, देखो चाल तो है 110/7, तो मैंने चाल की जगह तो ये लिख दिया। कुल समय है 2 मिनट 20 सेकंड का। ठीक है ना, अब एक चक्कर की बात नहीं की जा रही है इसलिए हम 40 सेकंड नहीं लिखेंगे, ये तो एक चक्कर का टाइम था, है ना। हमसे इतना टाइम दिया गया, इसमें कुल दूरी पूछी है तो इसलिए कुल समय जो होगा वो इतना होगा। ठीक, अब आप जानते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 60 दूनी 120 प्लस में ये 20 सेकंड और है, यानी कि 120 + 20 कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो 110/7 ऐसे ही रहा। यहाँ पर ये जो 2 मिनट 20 सेकंड है इसका मतलब हो गया 140 सेकंड, और कुल दूरी किस में आएगी, अब मीटर में आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसलिए यहाँ मीटर लिखा हुआ है। अब देखो यार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 0 तो 1 0 लगा दो, यानी कि 110 को 20 से गुणा कर लो। गुणा करना आसान है, 11 को 2 से गुणा करोगे 22, फिर 1 और 1 2 0 और, यानी 22 के आगे 2 0, तो मतलब कुल दूरी हो गई 2200 मीटर। तो एक चीज़ तो हमसे पूछी थी कि वो कुल कितनी दूरी तय करेगा, चलो ये हो गया। अब बात करते हैं कि उसका विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो यार विस्थापन का मतलब क्या होता है कि जहाँ से वो चला था, मान लो यहाँ से इस पॉइंट से शुरुआत करता है, ए पॉइंट से। ठीक है, जहाँ से वो चला था जब वो रुकेगा तो कहाँ पे रुकेगा, अगर हमें ये पता लग जाए तो जैसे अगर मान लो कोई यहाँ से चलता है और यहाँ पे रुकता है तो विस्थापन का मतलब होता है इनके बीच की सबसे कम दूरी। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि अगर वो यहाँ से चला है तो रुका कहाँ पे है, यानी इतने टाइम बाद वो कहाँ पे है। ठीक, तभी तो हम उसके बीच की मिनिमम दूरी निकाल पाएंगे। तो देखो, यानी इसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कितने चक्कर लगाए। अगर उसने मान लो 3 चक्कर लगाए तो 3 चक्कर बाद वो यहीं रुकेगा। अगर मान लो उसने 4 चक्कर लगाए या 4.5 चक्कर लगाए, 5.5 चक्कर लगाए, उस हिसाब से हमें पता लगेगा कि विस्थापन कितना होगा। तो कितने चक्कर लगाए ये कैसे निकालोगे, देखो कुल वो कितना चला है, कुल वो चला है 2200 मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या कैसे निकालोगे भाई, कुल कितना चला 2200 मीटर और एक चक्कर में कितना चलना पड़ेगा उससे डिवाइड कर दो। तो एक चक्कर में 2πr यानी परिधि जितना चलना पड़ेगा।
ठीक है, तो 2200 ऊपर रहेगा, 2 ये आ गया नीचे। ठीक है, और जो ये पाई है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। अब जो ये नीचे 7 आना था, ठीक है ना, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो पाई नीचे है ना, तो इसका उल्टा मान यानी 7/22, 22/7 ही है, 7/22 पुट कर दो, आप ऐसे भी समझ सकते हो। आर की वैल्यू कितनी है 100 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना देखो बहुत आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, यानी 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5, यानी 3 और आधा, मतलब उसने 3.5 चक्कर लगाए हैं। तो मतलब अगर वो यहाँ से चलेगा तो ध्यान से देखना, ये हो गया एक चक्कर कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे आ गया दूसरा चक्कर, 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, फिर यहाँ पे आ गया तीसरा चक्कर, 3 चक्कर कंप्लीट हो गए, फिर 3.5 चक्कर, मतलब आधा चक्कर और चलेगा, यानी वो यहाँ पे रुकेगा। अब मैंने क्या कहा, विस्थापन का मतलब होता है जहाँ से वो चला था और जहाँ पे अंतिम स्थिति है उनके बीच का सीधा सीधा सबसे कम दूरी, यानी सीधी सीधी दूरी, यानी कि ये विस्थापन है। ठीक है, यहाँ से चला है, यहाँ रुका, यानी ये विस्थापन है। विस्थापन मतलब व्यास, और व्यास कितना दिया गया है 200 मीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई 3.5 चक्करों में जो विस्थापन होगा वो व्यास के ही बराबर होगा, और व्यास हमें 200 मीटर दिया गया। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जो दूसरा क्वेश्चन है यानी प्रश्न संख्या 2, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से यानी एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। मतलब वो मान लो ए से चलता है और बी पे पहुंचता है, इनके बीच की कुल दूरी है 300 मीटर। ठीक है, और मैंने ऐसे ही सुविधा के लिए यहाँ पे 100 मीटर 200 मीटर फिर यहाँ पे 300 मीटर होता है, ऐसे ट्रैक बना दिए। यहाँ से मान लो 0 से चालू है। ठीक है, ऐसे समझाने में आसानी होगी, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बनाओ, ये समझाने के लिए मैंने बना रखा है। ठीक है, अच्छा पहले क्या बोला गया कि भाई 2 मिनट 50 सेकंड में ए से चलता है और बी पे पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद वो घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। यानी कि जब वो ए से बी पे पहुंच गया, फिर वो वापस घूमता है 100 मीटर और पीछे आता है और बिंदु सी पे पहुंचता है। समझ में आ गई बात, इसीलिए मैंने देखा 100 का गैप ले लिया है। आगे बोला गया हमसे जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। कब कब निकालना है औसत चाल और औसत वेग, पहले पार्ट में निकालना है ए से बी तक जाने में, दूसरे में निकालना है ए से सी तक जाने में। अभी दूसरे को भूल जाओ, पहले बात करते हैं पार्ट ए की यानी ए से बी तक जाने में। तो देखो यार, बात करते हैं ए से बी के लिए। ठीक है, चाल और वेग निकालना है। पहले चाल की बात करते हैं। भाई चाल के लिए दूरी बटे समय ये फॉर्मूला होता है। भाई ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो यानी कि पहले मुझे दूरी पता कर लेनी है और समय पता कर लेना है। तो देखो ए से बी तक जाने में दूरी कितनी है 300 मीटर। ठीक है, और जो समय है वो कितना है, समय है 2 मिनट 50 सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मिनट 50 सेकेंड, है ना। अब दूरी क्योंकि 300 मीटर है ए से बी तक के लिए और समय इतना है, तो इसको पहले सेकंड में बदल लेते हैं। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 60 का डबल यानी कि 120 सेकंड, और ये 50 और जोड़ दो इसमें, 120 और 50 जोड़ोगे हो जाएगा 170 सेकंड, यानी कि समय है 170 सेकंड और दूरी है 300 मीटर। ठीक, तो दूरी ऊपर समय नीचे, चाल निकल जाएगी। यानी दूरी कितनी 300 और समय कितना 170 सेकंड। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बचा 30/17। ठीक है, 17 से 30 को डिवाइड करोगे तो 1.76 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा, डिवाइड कर लेना। तो ये आ गई चाल। अब यहाँ पर विस्थापन की अगर हम बात करें तो दूरी के ही बराबर होगा, क्योंकि जब कोई सीधी रेखा में चलेगा, यहाँ से चला और यहाँ रुक गया, ना वापिस आया ना कुछ। ठीक है, तो जितनी दूरी थी उतना ही विस्थापन दिख रहा है यहाँ पे। तो विस्थापन और दूरी बराबर है, तो यानी वेग और चाल भी बराबर होंगे, टाइम तो वही है। यानी कि यहाँ पे हमें वेग अलग से नहीं निकालना है, 1.76 मीटर ही आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है ना, ठीक है, चैप्टर में। अच्छा, आगे क्या है कि अगर मैं ए से सी तक के लिए बोलूँ, जो कि पार्ट बी में बोला गया है ए से सी तक के लिए, तो देखो यार पहले कुल दूरी निकालते हैं। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ए से चला बी पे गया, यानी कि 300 मीटर कवर हो गया, फिर वो घूम के वापस 100 मीटर पीछे भी आया है सी पे, यानी कि 300 तो यहाँ जाना पड़ा होगा, 100 मीटर पीछे आया, यानी कि 300 + 100 कितना हो गया 400 मीटर। दूरी तो 400 मीटर हो गया। अच्छा, टाइम कितना लगा होगा, अभी हमने देखा था ए से बी तक जाने में उसे 2 मिनट 50 सेकंड लग रहे थे, और बी से वापस 100 मीटर पीछे आने में 1 मिनट और लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखो 2 मिनट 50 सेकंड को अभी हमने जोड़ा था 170 सेकंड आया था, उसमें 60 सेकंड और जोड़ दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है।
तो 270 सेकंड और 60 सेकंड यानी 230 सेकंड हो जाएगा। अब अगर मैं चाल की बात करूँ तो दूरी बटे समय होगा। दूरी कितनी है सर? 400 मीटर। समय कितना है? 230, यानी कि 400 को 230 से डिवाइड कर दो। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 40/23 आएगा, डिवाइड करोगे 1.74 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ विस्थापन अलग है, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर था, यहाँ पर गया था लेकिन यहाँ रुका नहीं, वो यहाँ से जाके सी पे रुका है, यानी कि शुरुआत में यहाँ है, अंतिम स्थिति इस बार अब सी पे है, तो विस्थापन सिर्फ इतना होगा। तो विस्थापन कितना है? ये 200 मीटर। विस्थापन कितना है? 200 मीटर। तो हम कह सकते हैं विस्थापन जो है वो ए से सी तक ही है ना, ए सी, यानी कि 200 मीटर। समय तो उतना ही लगा है, खैर यहाँ जाने और यहाँ आने में समय तो उतना ही लगा है, यानी कि 230 ही लगा है, ठीक है ना, 230 सेकेंड। तो वेग क्या होता है सर? वेग होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन कितना है? 200 मीटर। समय कितना है? 230 सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो हो गया, 20/23 यानी कि 0.87 लगभग इतना मीटर पर सेकेंड वेग हो जाएगा। क्लियर हो गया दूसरा प्रश्न। बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कहता है कि भाई अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर पर आर, यानी कि 20 किलोमीटर प्रत्येक घंटे में, इतनी जो है उसकी औसत चाल है जब वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। उसी रास्ते से लौटते समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। देखो ये औसत चाल जो है ना वो सिर्फ स्कूल जाने की है, और ये जो औसत चाल है ना स्कूल से आने की है। हमसे जो पूछा है वो आने जाने मिला के औसत चाल क्या है, यानी पूरी यात्रा का वो भी। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर ए फॉर अब्दुल का घर है और यहाँ पे एस फॉर स्कूल है। अब्दुल ए से एस यानी स्कूल तक जाता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इनके बीच में कुछ तो दूरी होगी, हमें दूरी नहीं पता, तो मैंने लिखा माना घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर है, यानी इसको मैंने x किलोमीटर मान लिया, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस x किलोमीटर है, ठीक। अब एक बात बताओ, जो स्कूल जाने की औसत चाल है वो कितनी है? स्कूल जाने की औसत चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, उसको आगे मैं पढ़ाऊँ, ये जो मैं लिखा है इससे पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो मुझे पूरी यात्रा की औसत चाल निकालनी है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय। तो कुल दूरी तो हमें दिख रही है, यहाँ पे x है, वापिस आएगा उसमें भी x लगेगा, x किलोमीटर जाने में, x किलोमीटर आने में, यानी कि 2x किलोमीटर तो कुल दूरी हो गई। अब समय कितना लगेगा, ये नीचे आ जाएगा अगर, तो काम बन जाएगा कुल समय। कुल समय कैसे निकालोगे? जाने में कितना समय लगा, मान लो वो t1 है, और आने में कितना समय लगा, मान लो वो t2 है। तो जाने का समय और आने का समय जोड़ दो, कुल समय निकल जाएगा। जाने की दूरी और आने की दूरी जोड़ दो, कुल दूरी निकल जाएगी। कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय, औसत चाल आ जाएगा, है ना। तो हमें दूरी तो पता है, जाने में भी x, आने में भी x, बस समय निकालना है कि जाने में समय कितना लगा, आने में समय कितना लगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है स्कूल जाने में लिया गया समय जो है, मान लेते हैं वो t1 है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब क्योंकि यहाँ पे जाने वाले समय की बात कर रहे हैं, तो जाने वाली दूरी और जाने वाली चाल ही लिखेंगे। तो जाने वाली दूरी कितनी है? x किलोमीटर, और जाने वाली चाल ये रही यानी 20, तो इसीलिए x डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। इतने घंटे लगेंगे स्कूल जाने में, यानी कि t1 आ गया। इसी तरह से स्कूल से आने में जो औसत चाल है वो 40 बताई गई है, और स्कूल से आने में जो समय है वो हमें निकालना है। अब देखो स्कूल से वापस आते हुए भी x किलोमीटर तय करेगा, यानी दूरी हो गई x और समय चाल, है ना, क्योंकि दूरी बटे चाल समय होगा, समय निकाल रहे हैं। तो दूरी हो गई x और चाल है 40, तो x बटे 40 r, ये समय निकल गया। अब हमसे पूछा था पूरी यात्रा की औसत चाल, तो पूरी यात्रा की औसत चाल का मतलब होता है पूरी यात्रा की कुल दूरी और पूरी यात्रा का कुल समय। x गया जाने में, मतलब x किलोमीटर कवर किया जाने में, x किलोमीटर कवर किया आने में, डिवाइड बाई t1 टाइम लगा जाने में और t2 टाइम लगा आने में, यानी कुल दूरी और कुल समय हो गया। तो x प्लस x हो गया 2x। जाने का समय कितना है? x बटे 20 यहाँ पे हमने निकाल रखा है, और आने का समय x बटे 40 वो यहाँ लिख दो, ठीक है। ये जाने का समय, ये आने का समय, इसको बस सॉल्व कर लो, सवाल हो गया। तो 2x अपनी जगह है। देखो 20 और 40 का एलसीएम जो होगा वो 40 आएगा, क्योंकि 20 के पहाड़े में 40 आता है, तो 40 इसका लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। अब 20 का पहाड़ा 40 में 2 बार जाएगा, तो 20 दूनी 40, ठीक है। मैं ही करके दिखा देता हूँ, यहाँ ज़्यादा समझ आएगा। 40 एलसीएम आ गया, तो 20 दूनी 40,
यानी कि ये 2 गुणा एक्स, 2x हो गया, 40 से कम 40 एक बार गया तो 1 गुणा एक्स यानी एक्स हुआ, 2x प्लस एक्स, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ। तो 2x तो अपनी जगह रहा, 2x प्लस एक्स 3x होगा, और नीचे 40 था, तो ये नीचे वाला 40 है ये ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, है ना, भिन्न के नीचे भिन्न हो तो नीचे वाला चीज़ ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ से x कट जाएगा, 40 गुणा में 2 करोगे 80 बटे में बचेगा 3, यानी 80/3। इसको भिन्न में बदलोगे लगभग इतना आएगा, है ना, ये कुछ ऐसा आएगा, 26.666 चलता जाएगा, तो इसको राउंड ऑफ करोगे 6-7 लिख सकते हो, ठीक। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। तो एक बात बताओ, जब भी, ठीक है, विराम अवस्था बोली जाती है, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि शुरुआत में रुकी हुई थी, और शुरुआत में जो उसका वेग था या चाल थी उसको हम u से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखना। अंतिम वेग जो होता है उसको हम v से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना, चैप्टर में सब बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत की चाल यानी u जो है वो 0 होगी, क्योंकि विराम अवस्था है, तो ये हो गई 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, शुरू की चाल। अच्छा, अब यहाँ बोला है कि कांस्टेंट है, त्वरण नियत है, कितना, 3। त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। u से प्रारंभिक वेग, v से अंतिम वेग, a से त्वरण, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। टाइम है 8 सेकंड, टाइम को t से डिनोट करते हैं, 8 सेकंड है। हमसे बोला गया है दूरी कितनी तय करेगी, ठीक है। तो दूरी के लिए देखो आपके पास ये सारे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये याद होना चाहिए। तीसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब आपको ना समझ में आएगी कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो आप इन फॉर्मूलों को अपने सामने लिख लो, फिर देखो आपको क्या क्या पता है। तो यहाँ पर मुझे u पता है, a पता है, t निकालना है। तो इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में, ठीक है, मतलब t निकालना नहीं, t भी पता है, s निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखो u है, t है और a है, तो अगर यानी कि u, a और t पता हो तो आंख बंद करके फॉर्मूला लगाओ, s निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ से s बराबर क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो 0 गुणा t 0 हो जाएगा, हाफ की जगह हाफ आ गया, a कितना है 3, तो a की जगह 3 लिख दिया, t 8 था तो 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणा 8 हो गया, ठीक है, तो 0 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 को 3 से गुणा करोगे 96 है ना, यानी s आ गया 96। s क्या होता है, s होती है दूरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना, s क्या होती है, दूरी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 8 सेकंड में मोटर बोट 96 मीटर चलती है। अगला देखो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है, ठीक है, और एक समान दर से त्वरित होती है कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा कोई चालक है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार में धीमे धीमे ब्रेक लगाता है और 10 सेकंड में रुक जाती है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ बनाना है और ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। तो पहले बात करते हैं, जो मैंने 1 से दिखा रखे हैं समझ लो पहली कार का डेटा है, जो मैंने 2 से दिखा रखे हैं समझ लो दूसरी कार का डेटा है। तो जो प्रारंभिक चाल होती है या प्रारंभिक वेग होता है, मैंने आपको क्या बताया, यू से दिखाना होता है। तो ये पहली कार का प्रारंभिक वेग है यानी यू है, तो u1 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। त्वरण को हम ए से दिखाते हैं लेकिन त्वरण यहाँ बताया नहीं है। अच्छा, ये कार 5 सेकंड में रुकती है, ठीक है, तो जो टाइम लगा है वो 5 सेकंड का लगा है। अब ये रुक जाती है, देखो बाद में रुकी है ना, यानी बाद में विराम अवस्था में आ गई, यानी अंतिम में ये 0 हो गया इसका वेलोसिटी या फिर वेग, ठीक है। जो लास्ट में रुक जाएगी उसका v 0 है, जो शुरू में रुकी रहेगी उसका u 0 है, ठीक है, याद रखना ये बात, क्लियर होगी बात, ठीक है। ऐसी जो दूसरी कार है वो पहले इतने से चल रही थी, यानी प्रारंभिक वेग जो था दूसरी कार का वो इतना था और 10 सेकंड का टाइम लगा, यानी टाइम हो गया 10 सेकंड, और 10 सेकंड में रुक जाती है, यानी अंतिम वेग यानी v हो गया दूसरी कार का 0। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है।
अभी जो कन्वर्ट किया है इसको भूल जाओ, इसको ध्यान मत दो अभी। अभी पहले जो समझाया इतने पे ध्यान दो। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए देखो ये समय एक्स हो गया, एक्स अक्ष पे हम समय दिखाते हैं, और ये हो गई चाल। ठीक है, ये 0 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल लिख दी। जो पहली कार थी वो 52 से चलते हुए 0 पे आ गई थी, रुक गई थी। ठीक है, चाल हमने दिखाया है यहाँ पे, तो चाल 52 यहाँ पे कहीं होगी और 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन टाइम लगा 5 सेकेंड, तो मतलब 0 पे तो लाना है, लेकिन 5 सेकेंड पे 0 पे आएगी। ठीक है, देखो अब यहाँ से देखोगे तो चाल कितनी हो गई 0, यहाँ पे देखो चाल कितनी है 52, 5 सेकेंड लगे इसे। ऐसी जो दूसरी कार है वो 30 पे चल रही थी और रुक जाती है, यानी कि 30 से 0 पे आना है उसे। ठीक है, तो लेकिन टाइम लगता है 10 सेकेंड, तो डायरेक्ट 0 पे नहीं आएगी, मतलब यहाँ से ग्राफ ऐसे तिरछा बनाओगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि चाल को हम वाई एक्स पे दिखा रहे हैं, एक्स पे वाई हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ से यहाँ मिला है तो वाई 0 हुआ ना इसका, यानी कि चाल यहाँ 0 है, यहाँ 52 है। इसको यहाँ से यहाँ मिलाया तो चाल यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि वाई तो एक्स एक्स पे 0 होता है, लेकिन टाइम क्योंकि अलग अलग लगा है इसीलिए ये अलग अलग जगह जाके मिल रहे हैं। तो नीला वाला जो डेटा है वो पहली कार का है, और जो हरा वाला डेटा है वो दूसरी कार का, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो एक ही ग्राफ पे तो आपने दिखा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी चाल अधिक, मतलब कौन सी कार अधिक दूरी जाएगी। या तो आप फॉर्मूले से निकाल लो जो आपने पढ़े हुए हैं तीनों, या फिर ग्राफ से भी निकाल सकते हो। आप याद रखना, ठीक है, चाल और समय जो होता है इसका ग्राफ जब आप बनाते हो, तो जो आपने इसका ग्राफ बनाया इसके अंदर का एरिया, इसके नीचे का जो एरिया होता है ये दूरी देता है, चाल और समय। ठीक है ना, ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है ये दूरी देता है वस्तु ने जो तय करी है, यानी कि इस वस्तु ने जो तय करी है दूरी वो इस एरिया के बराबर होगी, और इसने जो दूरी तय करी है वो इस एरिया के बराबर होगी, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं पहली कार द्वारा तय दूरी, पहली कार मतलब ये नीली वाली कार, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ओ ए डी, यानी इसके क्षेत्रफल के बराबर है ना। अब यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो ये हो जाएगा 1/2, आधार हो गया ओ ए, यानी यहाँ ओ ए आ जाएगा, लंब हो गया ओ डी, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 ओ ए, यानी कि 5 सेकेंड। अब ये कितना है, अब ध्यान दो, ये कितना है 52, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 52, लेकिन 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जबकि ये सेकंड में है। तो ऐसा करो कि जो गति है उसको भी 52 किलोमीटर ना लिख के, 52 किलोमीटर पर सेकंड पर आर ना लिख के मीटर पर सेकंड बदल लो। तो जो 52 किलोमीटर प्रति घंटा था उसको 130/9 मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है। कैसे करोगे, देखो 52 ऊपर है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, यानी 52 में हो जाएंगे 52 गुणा 1000, प्रति घंटा मतलब नीचे है यार। ठीक है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट, हर 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी घंटा जो है इसको सेकंड में बदलोगे तो 60 गुणा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आराम से काटा पीटी करना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, 2 3 6, 2 से काटोगे तो 26, फिर 2 3 6, फिर 2 से काटोगे तो 13, 13 गुणे में 10 यानी 130, 3 गुणे में 3 यानी 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से देखो कितना आ गया 130/9। क्लियर होगी बात। अब आप इनको सॉल्व कर लो, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 से काटोगे 65, 65 गुणा में 5 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 9, 65 गुणा 5 करोगे 325, नीचे है 9, 9 से डिवाइड करोगे लगभग इतना आ जाएगा, यानी कि इतने मीटर पहली कार तय करती है। इस तरह से दूसरी कार की तय दूरी है, दूसरी कार मतलब, ठीक है, ये हरा वाला, ये तो ये वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये दूसरी कार की दूरी होगी। तो इसका भी 1/2 आधार गुणा लंब, यानी कि 1/2 आधार कितना है ओ बी, और लंब कितना है ओ सी, ये हो जाएगा ना। तो यानी कि 1/2 ओ बी गुणा ओ सी, तो 1/2 ओ बी कितना है, ओ से लेके बी यानी 10 टोटल, तो यहाँ जाएगा 10। ओ सी कितना है, ओ सी है 30, लेकिन 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस 30 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो आपको मिलेगा 25/3, तो उसकी जगह आप लिख दो 25/3। क्लियर होगी बात।
तो अब यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 25 गुणा 5 करोगे 125 आएगा, नीचे 3 है, डिवाइड करोगे इतना आएगा। ठीक है ना, ये आएगा 41.666 ऐसे चलता जाएगा, राउंड ऑफ करोगे 67। तो दूसरी कार मतलब अधिक दूरी तक जाएगी ना, देखो इन दोनों में कौन बड़ा है ये, तो हम कहेंगे अतः दूसरी कार अधिक दूरी तक जाएगी। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 6, इसमें कह रहा है चित्र 7.10 में 3 वस्तुओं ए, बी और सी का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, देखो ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ है, यहाँ पे समय दिया गया, यहाँ पे दूरी दी गई है, ठीक है। ये वस्तु ए के लिए ग्राफ है, ये वस्तु बी के लिए ग्राफ है और ये वस्तु सी के लिए ग्राफ है। हमसे पूछा है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गतिमान है, सबसे तेज कौन चलता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसका स्लोप यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे सीधा खड़ा है ना, ये तो लेटा हुआ है, ये भी लेटा हुआ है, सबसे सीधा कौन है ये। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका समय देखो यहाँ तक आएगा, यानी कम समय में ही ये ऊंचाई तक पहुँच गया, ज़्यादा दूरी तक पहुँच गया, तो सबसे तेज यही चल रहा होगा, ठीक है। तो तीनों में से सबसे तेज कौन चलेगा, जो सबसे ज़्यादा सीधा खड़ा रहेगा, याद रखना। यानी कि यहाँ पे कौन है, वस्तु बी, तो वस्तु बी पहले का आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्या ये तीनों किसी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। देखो तीनों क्या कहीं एक ही जगह काट रहे हैं, नहीं, यहाँ पे तो 2 लोग तो काट रहे हैं, तीसरा नहीं है, यहाँ पर भी 2 लोग काट रहे हैं, तीसरा नहीं है, यहाँ पे 2 लोग काट रहे हैं, तीसरा नहीं है, मतलब तीनों किसी एक जगह तो नहीं काट रहे, तो हम बोलेंगे नहीं। सी क्या है कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है। चलो बी ए से गुजरती है मतलब बी और ए जहाँ पे काट रहे हो, तो ये है बी और ये है ए, ठीक है। तो ये इन्होंने कहाँ काटा, यहाँ पर, ठीक है, बी ए से गुजर गई, उस समय सी कितनी दूरी तय करेगा। तो इस समय सी इस सीध पे सी का देखो ये रहा, कितना करेगा, लगभग लगभग 8 किलोमीटर, है ना। देखो यहाँ काट रहे हैं और ये लगभग लगभग 8 किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। जहाँ पर ये काटे उससे पहले टाइम की तरफ, देखो टाइम एक्सिस इस तरफ है समय, उस पर परपेंडिकुलर डालो सीधा एकदम, और फिर दूरी देखनी है तो इसके सीध में यहाँ पे आ जाओ, ठीक। अच्छा कह रहा है जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय यह कितनी दूरी तय करेगा, उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है, यानी बी के बारे में ही पूछा है, यह का मतलब बी, यानी बी सी से गुजरती है तो बी ही कितनी दूरी तय करेगी ये बताओ। तो फिर से वही, बी ये रहा, सी ये रहा, उस समय बी कितनी दूरी तय करेगी, देखो बी के लिए भी यही है, अब बी का ही पूछा तो यहाँ कर दो, ठीक है। तो ये लगभग लगभग 4, 5, 6, 7, 8 यानी 6 के आसपास है ना, अंदाज़ा लगा सकते हो, ग्राफ उतना साफ नहीं दिया हुआ, लगभग 6 किलोमीटर। आगे क्या पूछा है 7वें प्रश्न में, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यानी हाइट हो गई 20 मीटर, है ना। इसको चाहो तो आप एच भी लिख सकते हो ऊंचाई को, या फिर दूरी समझ लो, वैसे ही हो सवाल हो जाएगा, तो ऐसा हो गया 20 मीटर। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगी, एक बार बताओ। यहाँ पर त्वरण जो है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ए हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि गुरुत्वीय त्वरण है, आप जी भी लिख सकते हो, ठीक है। कितने समय बाद टकराएगी, यानी टाइम पूछा है, और क्योंकि ऊपर से गिराया जाता है, यानी ऊपर से इसको जस्ट छोड़ा गया, यानी कि शुरुआत में इसकी विराम अवस्था रही होगी, है ना। आपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है, यानी शुरुआत में तो नहीं चल रही ना, फिर छोड़ोगे तभी तो गिरना चालू होगी, यानी शुरुआत में रुकी हुई थी, यानी कि प्रारंभिक वेग जो होगा इसका वो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि पहली बात तो ये किस वेग से टकराएगी और कितने समय पश्चात टकराएगी, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें ये इन्फॉर्मेशन यूज हो सकती है। तो अगर मान लो मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, S = UT + ½ AT स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे S पता है ना 20, U पता है 0, तो 0 × T 0 हो गया, यानी, और हाफ की जगह हाफ है, A की जगह 10 आएगा कि मुझे पता है, T स्क्वायर ही तो बचेगा। यानी अगर ये फॉर्मूला मैं लगाता हूँ तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस T नहीं पता, और T मुझे निकालना ही है। तो एक ही वेरिएबल नहीं पता तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब कोई एक चीज़ ना पता हो जो निकालनी है, बाकी सब पता हो तो फॉर्मूला लगा दो। अब आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अरे नहीं पता लगता है तो 3 ही फॉर्मूले हैं ना, तीनों लिख लो यार, तीनों में चेक करो ना, मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 एकम 2, पहले इनकी वैल्यू रख देते हैं ना, S की वैल्यू 20 हो गई है तो 0 हो गया, हाफ हो गया, A की जगह 10 आ गया,
तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 5t² आ गया। अगले स्टेप में 5 डिवाइड में जाएगा तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा t², यहाँ बचेगा 4। t² की वैल्यू 4 है तो t क्या होगा, इसका वर्गमूल यानी कि 2। अब टाइम नेगेटिव यहाँ पे नहीं लेना है तो प्लस माइनस नहीं ले सकते हो, तो t2 आ गया, यानी कि 2 सेकंड बाद ये धरती से टकराएगी। और पूछा है किस वेग से टकराएगी, यानी कि अंतिम वेग क्या होगा। शुरुआत वाला वेग u तो 0 था, अंतिम वेग क्या होगा। तो अंतिम वेग का सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, v = u + at। u कितना है 0 है, a कितना है 10 है, t कितना है 2 निकाल लिया अभी हमने, तो 10 × 2 यानी 20 मीटर/सेकंड। अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है किसी कार का चाल समय ग्राफ दिया गया है, इधर समय है इधर चाल है। कह रहा है पहले 4 सेकंड में ये जो कार है वो कितनी दूरी तय करती है। पहले 4 सेकंड में, यहाँ पे आओगे 4 सेकंड में ग्राफ इतना गया है ना, हालांकि थोड़ा घुमा हुआ है बट इसको ऑलमोस्ट थोड़ा ट्रायंगल मान के ही चलो भाई, क्यों ना। अब बड़ी क्लास में इंटीग्रेशन वगैरह सीखोगे तब आप निकाल पाओगे एग्जैक्ट, अभी मान के चलना है कि ये पूरा ट्रायंगल है। तो मैंने क्या कहा कि चाल और समय में जो ग्राफ होता है, ये समय की तरफ एरिया बना दो सारा, ये क्षेत्रफल दूरी देता है, याद रखना है ना। अगर ये चाल और समय ग्राफ है तो इसके नीचे का जो छायांकित भाग है यानी एरिया दूरी देगा। यहीं पे क्यों रुक गए, 4 सेकंड तक की बात करी थी तो यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो दूरी क्या होगी, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। आधार कितना है 4 और लंब कितना है, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो 1/2 4 × 6 आ गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये हालांकि लगभग आएगा, याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है ना। और बिल्कुल वृत्ताकार भी नहीं कह सकते कि हम भाई एक, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये 4 है और ये 6 है तो वृत्त तो नहीं है, त्रिज्याएं अलग अलग नहीं होती ना वृत्त में, ठीक है। तो वहाँ वाला फॉर्मूला भी ले सकते कि आप एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के चौथाई निकालो, वो भी गलत हो जाएगा। तो इसको एरर के साथ ही लिखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना, लगभग में। अच्छा अगला क्या है कि भाई इसको छायांकित भी करो ना, इस अवधि में तय की गई दूरी के ग्राफ को छायांकित करो। तो मैंने पहले ही कर दिया है कलर इसको, है ना, आप छायांकित कर लेना। अगला क्या है, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। एक समान गति तब होती है जब जो समय वाला अक्ष है इसके समांतर ग्राफ का हिस्सा आ जाए। तो यहाँ पे तो समांतर नहीं है, करीब करीब देखो यहाँ से, जब इस हिस्से देखो यहाँ से सीधा हो गया इसके समांतर, तो हम कह सकते हैं करीब करीब 6 से 10 वाला हिस्सा। हम कहेंगे ग्राफ का जो भाग समय अक्ष के समांतर है वह एक समान चाल को दर्शाता है, लगभग 6 सेकंड से 10 सेकंड वाला भाग, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, कोई टीचर कहेगा नहीं भैया 6 से पहले 5 ले लो, कोई कहेगा 4 ले लो, है ना, थोड़ा अलग अलग हो सकता है, बट मेरे को जो लग रहा है वो यही है, देखो यहाँ से सीधा हुआ है। अच्छा 9वां जो प्रश्न है इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है, प्रत्येक के लिए उदाहरण भी दो, ठीक है। पहला कह रहा है कोई वस्तु जिसका त्वरण तो नियत हो यानी फिक्स हो, कांस्टेंट हो, परंतु वेग शून्य हो, वेग ना हो उसमें त्वरण हो। तो याद रखना जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होती है वो, है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए समझ लो रुक गई है, लेकिन उसका त्वरण अभी भी गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इसका वेग 0 हो जाता है। तो हम बोलेंगे हाँ ऐसा संभव है, कोई भी चीज़ ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर एकदम सीधी जब फेंकी जाती है तब अधिकतम ऊंचाई पर, यानी जिसके बाद वो वापस नीचे गिरना चालू हो जाएगी, जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो वेग तो 0 हो जाता है, लेकिन जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g 9.8 मीटर/सेकंड² ही रहता है, जो कि नियत रहता है, फिक्स रहता है। पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि कोई त्वरित वस्तु एक समान गति से चाल करे, मतलब क्या है कि उसमें त्वरण तो हो लेकिन चाल एक समान हो। तो याद रखना जब वृत्ताकार पथ है इस पे कोई एक समान चाल चलता है तो उसमें त्वरण तो होता है, क्योंकि दिशा बदलने से भी त्वरण रहता है, दिशा तो इसकी हर बार बदल रही है लेकिन चाल एक समान है, तो ये भी संभव है बी वाला। तो हम कहेंगे संभव है, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल इसका उदाहरण है। अगला क्या है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा इसके त्वरण लंबवत हो, यानी कि मान लो कोई अगर इधर गति करे और त्वरण इसके लंब यानी 90 डिग्री पे हो। क्या ऐसा होता है, हाँ, जब आप क्षैतिज दिशा में यानी ऊपर की ओर नहीं बात कर रहा, ठीक है ना, क्षैतिज दिशा में कोई वस्तु फेंकते हो कुछ देर बाद जाके तो नीचे गिरती है ना, तो ऐसा होता है क्या है कि जब क्षैतिज दिशा में फेंकते हो तो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण उसके नीचे की ओर ही लग रहा होता है, तो मतलब ये लंबवत ही लग रहा है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे। तो हम बोलेंगे संभव है क्षैतिज दिशा में गति कर रही वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लंबवत ही होता है। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 10,
इसमें बोला गया है कोई कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। मतलब समझो कि ये जो त्रिज्या है ये इतनी है और ये ऐसे घूम रहा है। यदि ये 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना, पृथ्वी मान लेना बीच में है, तो अगर ये 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो एक बात बताओ, चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। समय कितने का दिया गया है? एक चक्कर का। तो दूरी भी कौन सी लोगे? जो एक चक्कर में होती है। तो एक चक्कर में दूरी मतलब इसकी परिधि जो कि होती है 2πr। और समय कितना लगा? 24 घंटे। ये किलोमीटर में है, ये घंटे में, तो किलोमीटर पर आर आ गया। अब क्योंकि आपकी किताब में इसका आंसर हम किलोमीटर में आर में निकालें तब भी सही है, लेकिन किताब में ना किलोमीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे मैच करते हैं तो उनका आंसर मैच नहीं होता अगर किलोमीटर आर में निकाल दूँ तो इसलिए, क्योंकि आप परेशान ना हो इसलिए मैंने इसको किलोमीटर पर सेकंड में ही निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या 2πr की जगह 2πr है, ये 24 घंटे है ना, तो 24 घंटे हैं तो एक घंटे में 60 मिनट, यानी 60 से गुणा करोगे मिनट बदल जाएगा, हर एक मिनट में 60 सेकंड, यानी एक और 60 से गुणा करोगे सेकंड बदल जाएगा। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है वैल्यू रख के। तो 2 से 24 को काट दोगे 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी कि नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। और पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई इतनी, 60 गुणा 60 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो काटो और बाकी इनको सॉल्व कर लो तो इतना आ जाएगा लगभग, ठीक है ना, किलोमीटर पर सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।